बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर कॉर्नर्स विद तारड़ में मैं हूं शाज़िया नैयर और मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। ऑल्दो आज वो वॉशिंगटन डीसी में नहीं है बल्कि वो फ्लोरिडा में मौजूद हैं और मेरा ख्याल है वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको फिर भी प्रोग्राम से छुट्टी नहीं दी है। वेलकम साजिद साहब, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी वेकेशन? थैंक यू शाजिया। फ्लोरिडा में ऑलमोस्ट 80s में टेम्परेचर है और इट्स अ वेरी प्लेजेंट, और वॉशिंगटन डीसी में इज फ्रीजिंग। यही खूबसूरती है कि तकरीबन 2 घंटे की फ्लाइट पे, अमेरिका इज सच अ बिग कंट्री कि हर 2 घंटे 3 घंटे बाद वेदर चेंज हो जाता है, लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान के और बदलते हुए हालात दुनिया के, तो एक हफ्ता छुट्टी लेना इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता था कि आई शुड डेफिनेटली कम बैक और उसमें फीडबैक देना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। हमारे भी यहाँ पे मरी में जो है वो शदीद स्नोफॉल हुई है और आज जो है वो तकरीबन आधे से ज्यादा इस्लामाबाद इस वक्त स्नोफॉल एंजॉय करने पहुंचा हुआ है। ऑल्दो वहाँ पे इतनी गाड़ियां जाने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद शहरी आपको पता है थोड़ा चेंज चाहते हैं। तो आज हम सियासत के हवाले से बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में भी कुछ तेजी आ रही है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, इस हुकूमत का टाइम कम होता जा रहा है, उसी तरह सियासत में भी तेजी आती जा रही है। और ना सिर्फ तेजी आती जा रही है बल्कि आपको पता है कि जब से इमरान साहब की हुकूमत आई है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, तो एक करप्शन के ऊपर बात करने के अलावा, सिर्फ बात करने के अलावा कोई अमली इकदाम नहीं किए जा सके हैं। और अब तो एक एनआरओ भी लाया जा रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत में बैठे हुए लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सियासत पे मेरे ख्याल में इतना चाहे अमल दखल नहीं है, लेकिन चहमगोइयां बहुत हो रही हैं। आज खान साहब ने एक चीते की जो वीडियो है उसको उसको उन्होंने ट्वीट किया, और उसके बारे में भी लोगों के अजीब किस्म के रिएक्शन आ रहे हैं। उसके बाद जो चंद मुलाकातें नवाज शरीफ साहब की हुई, जी। उसमें भी अयाज सादिक साहब ने वापस आके कई बातें कही। अगले दिन लाहौर के एक वाक़े में उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ साहब को लेने जा रहे हैं। कुछ चहमगोइयां हो रही हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब का जो इंग्लैंड में स्टेटस है वो खत्म हो रहा है, उसकी वजह उनकी मजबूरी बन चुकी वापस आना। कुछ ये जी। बातें हो रही हैं शायद शहबाज शरीफ साहब की डीलें हो रही हैं। तो ये सारे मफरूजे, सारे क्या सराइयां। लेकिन महंगाई का जो समंदर है, मेरा ख्याल है उसका रिजल्ट जो केपीके में निकला है, लोगों का जो एतमाद था, पीटीआई बिलखसूस जो उनका घर था, वहां से उनका इलेक्शन में हारना, वहां पे फायरिंग और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात को रिजेक्ट करना, ये सवालिया निशान है। मेरे ख्याल में इस तरह का रवैये जो है वो ठीक होने चाहिए। खान साहब जो कि एक तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, और बिलखसूस जब उन्होंने कहा था कि रियासत मदीना बनाई जाएगी और वहां पे दूध की नहरें होंगी, लेकिन वो खुद ही अपने इलेक्शन कमीशन की जो सिफारिशात हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए पेशावर गए, सेहत कार्ड का वहां उन्होंने बांटे। तो ये एक गलत रवैया है, मेरे ख्याल में इस पे कुरैशन की जरूरत है। अब देखते हैं कि आगे सियासत किस तरफ जाती है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जिस जो मैंडेट खान साहब को दिया था, वो अगले आने वाली गवर्नमेंट उसको वो डिलीवर करेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो अकाउंटेबिलिटी की, रिफॉर्म की और करप्शन को रोकने की है। और जिस हम्म। तरीके से खान साहब बड़े बुरे तरीके से नाकाम रहे हैं, अगर आने वाली गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, जब तक वो हम्म। इस मैंडेट को डिलीवर करके लोगों को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान में कोई सही सिमत जो है वो सही सिमत पे नहीं जा पाएगा। ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ, ना सिर्फ सियासतदानों की, हर पाकिस्तानी की एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो जो तब्दीली हम्म। का ख्वाब उन्होंने देखा था, उस ख्वाब को अभी तक खत्म ना करें। क्योंकि मैं समझता हूं कि हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। मायूसी गुनाह है। और अगर पीटीआई ना सही, जो लोग आएंगे उनको फिर दोबारा ये मैंडेट देने की कोशिश की जाए कि आए पाकिस्तान को मजबूत बनाएं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ठीक करें, पाकिस्तान की हम्म। सिमतें और डायरेक्शन ठीक करें, पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान के बारे में फैसले किए जाए, और पाकिस्तान की भाग दौड़ उन लोगों को दी जाए जिनका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर हो। हम्म। अच्छा, साजिद साहब ये भी बताइएगा, मैं थोड़ा सा भारत के हवाले देना चाहूंगी। मोदी साहब का चौथा दौरा है अबू धाबी का। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो कहीं पे नजर नहीं आ रही होती है, सिवाय इसकी कि हम अफगानिस्तान के ऊपर बात करते हैं,
ہم OIC میں بھی افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی اپنی بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ جبکہ بھارت کی جانب سے اپنی فورن پالیسی کو لے کر بہت تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. مودی صاحب دوبارہ ابو ظہبی میں موجود ہیں، اور ابو ظہبی سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں بہت ساری انویسٹمنٹ کرائی جا رہی ہے، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس شروع کروائے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، انڈیا اس وقت فارن پالیسی میں بہت زیادہ ہمیں گیپ دیتا جا رہا ہے، دے چکا ہے. اگر دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے 2 کواد امریکہ کے ساتھ بنائے، پھر جس طریقے سے انہوں نے طیارے لے لیے فرانس سے، جس طریقے سے S-400 سسٹم انہوں نے رشیا سے لے لیا، تو لگ تو یہی رہا ہے ترکی کہ سے فارن پالیسی جی ٹرکی سے بھی انہوں نے اپنے ڈرون لے لیے. تو دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی من مانی کرتے ہیں، جہاں سے دل چاہے وہ کر لیتے ہیں اپنے ڈیفنس. امریکہ جی کی مجبوری بن چکا ہے، انڈیا مجبوری بن چکا ہے. انڈین ڈائسپورا بہت آگے ہے. انڈیا اس وقت، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، سب سے بڑا میں ایک واحد سمجھتا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں جو پچھلے 5-6 سالوں سے شور کر رہا ہوں کہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان بہت پیچھے ہے، انڈین بہت آگے ہیں. تو وہی بات ہے کہ وہ ہر چیز پہ ان کی گرپ بنتی نظر آ رہی ہے. انڈیا اس وقت دنیا کی مجبوری بنتا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، بلکہ ڈیولپنگ اس پورے ریجن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. نہ وہ بنگلہ دیش کے لیے ٹھیک ہے، نہ نیپال کے لیے ٹھیک ہے، نہ دوسری. کیونکہ آپ جس طریقے سے دیکھیں کہ S-400 انہوں نے رشیا سے لیا، تو ٹرکی کے اوپر امریکہ نے امبارگو سینکشنز لگا دی، لیکن بھارت کو استثنا دے دیا. اسی طریقے سے وہ اپنی من مانی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اور پاکستان کا سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے ہماری معاشی پالیسی کے آس پاس پھرتی ہے. ہمیں جہاں سے پیسے مل جاتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہوتے ہیں. جن کے ساتھ جہاں سے پیسے نہیں ملتے، وہاں سے ہمارے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کی چائنا کے ساتھ اس وقت. چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ اس وقت آپ کے بالکل آلموسٹ اگر ختم نہیں ہوئے تو ختم ہونے کے بالکل قریب ہیں. آپ سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں. آپ کا اس وقت CPEC جو ہے وہ آلموسٹ بند پڑا ہے، اس پہ کوئی آپ کا آگے پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے. تو ان حالات میں پاکستان کو چاہیے کہ اپنی فارن پالیسی کو ریوائز کرے اور یہ معاشی ریلیشن شپ سے نکل کے بیلنس کرے اپنے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بھی، آسٹریلیا، رشیا، چائنا، سب کے ساتھ بیلنس کرے اور اپنے مفاد پہ. اور کچھ عرصے کے لیے اگر آپ پراڈو یا آئی فون لینا امپورٹ کرنا بند کر دیں تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. آپ ذرا کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے فائدے کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے. یہ جو قرضہ ابھی اتنا ہیوج قرضہ دوبارہ جو ابھی لیا جا رہا ہے، منی بجٹ جس کے حوالے سے بھی تیار ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان میں اس وقت باہر سے ڈالر لانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. پاکستان سے ڈالر باہر جانے سے روکنا ایک بڑا مشکل سٹیپ ہے. اور اس پہ خان صاحب کئی دفعہ اس چیز کے بارے میں خود بتا چکے ہیں. آپ کے جو ہماری اس وقت PTI گورنمنٹ ہے، ان کو ہر مسئلے کا ان کو ادراک ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. صرف ان کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کا حل موجود نہیں ہے. خان صاحب جس طریقے سے کنٹینر پہ چڑھ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میرے خیال میں اس پیسے کو بھی آپ قوم کے اوپر مزید بوجھ بڑھا رہے ہیں. اس سے کوئی عام آدمی کو جس طریقے سے پچھلے 70 سال میں جو باہر سے پیسہ آیا ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ سکا. میرے خیال میں جو آج بھی جو پیسہ باہر سے آئے گا وہ ایک عام آدمی کے لیے ریلیف نہیں لا سکے گا. آپ نے موٹر وے بھی بنوایا تھا تو کوریا سے بنوایا تھا. آپ آج بھی جو سڑکیں بنوا رہے ہیں کوریا کے پیسوں سے بن رہی ہیں. آپ کے اندر آج تک یہ بتائیں جو پہلے ڈالر آئے ہیں جن کے بارے میں مختلف صدور جو ہیں انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ وہ پیسہ پاکستان گیا تھا، آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ اس پیسے کا کیا کیا گیا تھا؟ آج جو ڈالر آپ کے پاس آئیں گے آپ اس کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک کمزور قوم کے اوپر ایک اور بہت بڑا بوجھ ہوگا، کیونکہ پچھلے کوئی سوال آپ کے پاس پیسوں کا جواب نہیں ہے. آپ کے کووڈ کے پیسوں کا جواب نہیں ہے. آپ کے پاس جو زلزلے کی امداد آتی رہی ہے آپ کے پاس ان کا جواب موجود نہیں ہے. تو یہ جو آنے والا پیسہ ہے یہ بھی پاکستان نہیں روک پائے گا، عام آدمی کے لیے ریلیف نہیں لے کے آ سکے گا. تو میرے خیال میں اس طرح کے للے تلڑوں سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ پہلے اپنا ہوم ورک کریں، اپنی ڈائریکشنز ٹھیک کریں. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ پاکستان، عام پاکستانی جو غریب آدمی ہے، اس وقت آپ کا جو بجٹ جو بھی بناتے ہیں جس میں آپ کی چینی، آٹا، بجلی، سارا جو آپ اس کو پیٹرول، ساری چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ تنخواہ دار لوگوں کو ہوتا ہے. کیونکہ تنخواہیں نہیں بڑھتی. جو دکاندار جو تجارت پیشہ لوگ ہیں وہ تو اپنی فورن پرائس ایڈجسٹ کر لیتے ہیں.
تو آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت آپ کے ڈرائیور، آپ کے چوکیدار، آپ کے عام لوگ جو ہیں ان کے حالات زندگی کے کیا ہیں. تو جب تک آپ کا کوئی وزیر اعظم، آپ کی ایڈمنسٹریشن ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچے گی. میں نے کئی دفعہ شوکت ترین صاحب کی اسپیچیں سنی کہ انہوں نے کہا تھا جی ہم اوپر سے ٹرکل ڈاؤن کی پالیسی کو چھوڑ کے باٹم اپ کی پالیسی کو اپنائیں گے. تو ان کے بارے میں انہوں نے کوئی ریلیف دیا؟ کبھی میں کہتا ہوں کہ باہر کسی اکانومسٹ سے پوچھنے کی بجائے اپنے گھر میں جو صفائی کرنے والے ہیں اپنے ڈرائیوروں چوکیداروں سے پوچھ لیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہ آپ اکنامک پالیسیز بلومبرگ کو دیکھتے ہیں، آپ آپ ورلڈ بینک کو فالو کرتے ہیں، IMF کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ غریب آدمی کو فالو نہیں کرتے جس کی سخت ضرورت ہے. اور اگر آپ نے نہ کیا تو حالات پاکستان کے سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا اور اس کے بعد آپ کے دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اور میں یہاں پہ جو ایک اور سب سے بڑا جو مجھے شازیہ کنسرن ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے، جے یو آئی کی پاپولیرٹی ان کے پی کے اور TLP کی پاپولیرٹی ان پنجاب. یہ آپ میرے لیے ایک سب سے بڑا کوشچن مارک ہے کہ اس وقت دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے ورسز سعودی عربیہ. میں نے اگلے دن بالکل. سپیچ سنی محمد بن سلمان کی، انہوں نے کہا کہ ہم نیا یورپ بننے جا رہے ہیں. اور آپ کیا اگلا افغانستان بننے جا رہے ہیں؟ آپ اگلا صومالیہ بننے جا رہے ہیں؟ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے پوری دنیا کے لیے. یہ واشنگٹن DC کے لیے ایک کنسرن ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کی ڈائریکشنز کیا ہیں. کیا آپ کا مستقبل TLP کے پرائم منسٹر ہونا چاہیے؟ کیا فضل الرحمان صاحب آگے آپ کے پرائم منسٹر بنیں گے؟ تو آپ کہاں جائیں گے، کہاں پہنچ پائیں گے؟ میں اسلامک ویلیوز کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں خود اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عاشق رسول سمجھتا ہوں. میں ایک پاکستانی مسلمان ہوں اور پراؤڈ پاکستانی ہوں. 35 سال امریکہ میں رہنے کے باوجود میرا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے ہر وقت. تو یہ میرے لیے بھی کوسچن مارک ہے. اور بالکل جو لوگ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، میرا خیال ہے مذہب اور ریاست دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. مذہب آپ کا انڈیویجول میٹر ہے اور ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مذہب کو امپوز کروائے. تو پاکستان کے بارے میں لیڈرز جو ہیں ان کو لیڈر بن کر سوچنا چاہیے، نہ کہ وہ ایک عام پاکستانی کی طرح سے اپنی سوچ کو رکھے. میں مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی، روز اول سے یہ کہا جانے لگا وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہ خزانہ خالی ملا ہے، ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ہمیشہ قرض مانگا جاتا ہے. ابھی بھی آپ نے اپنے بات میں کہا کہ بہت بڑا ایک ہیوج قرض جو ہے وہ ان 3 مہینوں میں اکتوبر نومبر دسمبر کے لیے ان کی منصوبہ بندی کی گئی تھی. منی بجٹ بھی آ رہا ہے اور مہنگائی کا جو طوفان اس وقت پاکستان میں ہے، ایک عام آدمی اس سے شدید ترین متاثر ہو چکا ہے. لیکن حکومت اپنے وسائل بڑھانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. آپ کیا کہیں گے، پاکستان کب تک قرضوں پر چلے گا؟ ہمارے اپنے وسائل کیوں نہیں بن پاتے ہیں؟ ہم سے بعد والے جو ممالک تھے، بنگلہ دیش کی کرنسی دیکھ لیں، ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں. تو وہ ہمارے پاس ایسی پالیسیز کیوں نہیں ہے کہ ہم ایک عام آدمی کی زندگی کو چینج کر سکیں، ہم اپنے وسائل پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، نہ کہ پاکستانی عوام پر بیرونی قرضوں کا بوجھ لاد دیا جائے. دیکھیں اس میں شازیہ ہمارے خان صاحب کو بڑی چیزوں کا پتہ ہے. خان صاحب کے سب سے بڑے جو دعوے تھے کہ وہ کیمبرج سے آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، دنیا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. میں نے اپنے ایک سیگمنٹ میں ایک مثال دی تھی کہ ہمارے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ فری لوگوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیتے ہیں اور 70,000 جو ہیں لوگوں کو وہ تعلیم دے چکے ہیں. اور ان کے ہر جو ان کا جو ٹرینڈ کیا ہوا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ $1,000 مہینے کے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اگر وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے تو ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ اس کے بارے میں سیریس کیوں نہیں ہوتی؟ آپ اگر انہوں نے شیلٹر بنا دیے، لوگوں کو فری کھانا دے دیا، تو لوگوں کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ کار کیوں نہیں سمجھایا جاتا؟ اب میں بنگلہ دیش کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. جب میں نے بنگلہ دیش کے بارے میں اگلے دن بڑا اچھا آرٹیکل جاوید صاحب نے لکھا ہے، جاوید چوری صاحب نے، کہ کاش میں بنگالی ہوتا. تو اس میں انہوں نے پورا بنگلہ دیش کی ترقی کا ایک جس طریقے سے بیان کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو پڑھنا چاہیے. ان کی ترقی کا سب سے بڑا سیکرٹ یہ تھا کہ جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں، ہماری 51% پاپولیشن اس وقت کچھ بھی نہیں کرتی، تو ان کو انہوں نے گارمنٹ مینوفیکچرنگ میں لے کر آئے اور اس وقت دنیا کے سب سے بڑے گارمنٹ ایکسپورٹر بن گئے. ان کی 80 سے 85% ایکسپورٹ جو ہے وہ گارمنٹ ہے بنگلہ دیش کی. آپ کیوں نہیں اس طرح کی پالیسیز بنا سکے؟ آپ خود آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کی کیبنٹ اس وقت ساری فارن کوالیفائڈ ہے، فارن
क्वालिफाइड तो मैं नहीं समझूंगा, लेकिन बाहर के रहने वाले हैं, क्वालिफाइड तो खैर वो सिर्फ चंदा मांगने में है, लेकिन उनमें से जब बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, सारे फॉरेन नेशनल है। आपके सारे अमेरिका से गए हैं, बर्तानिया से गई आपकी सारी कैबिनेट। तो जब वो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो देखते नहीं है कि लोग इंटरनेशनल कम्युनिटीज लोगों तरक्की किस तरह कर रहे हैं, टका किस तरीके से आगे चला गया है, अब बांग्लादेश किस तरह आगे ट्रैवल कर गए। तो इस तरह की पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती? यहाँ पे कंप्यूटर की तालीम क्यों नहीं इतनी आम की जाती कि लोगों को तरक्कियां दी जाए, लोगों को कंप्यूटर पढ़ाया जाए, लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स बनाई जाए, लोगों को इस वक्त अमेज़न पे कारोबार करना क्यों नहीं सिखाया जा रहा, लोगों को अली बाबा पे कंप्यूटर पे बिजनेस करना क्यों नहीं सिखाया जा रहा? रुकावट क्या है उसमें? रुकावट सिर्फ ई उसमें कॉमर्स शाजिया ये है जी, ई कॉमर्स। रुकावट सिर्फ उसमें ये है कि एक तबका आपके ऊपर ऐसा मुसल्लत है, आज से नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जब पाकिस्तान बना था उसके थोड़ा सा बाद ही ये मुसल्लत हो गया था, जिनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि अपनी इनकम उनकी डॉलर्स और पाउंड में है, और आप लंदन से बैठ के ऑपरेट होते हैं, आप लंदन से आते हैं, लूटते हैं, फिर चले जाते हैं। आपके बच्चे, बल्कि मैं अगले दिन मैं बड़े अरसे से ये कह रहा था कि इस वक्त आपकी नून लीग जो है, आपकी पार्टी ने जुनैद सफदर के लिए भी हल्का ढूंढना शुरू कर दिया है, और वो भी चीफ मिनिस्टरशिप की लाइन में लग चुके हैं। जिस तरीके से अगले दिन उन्होंने एक लेविश किस्म की शादी की है, और बाकी बल्कि आपके पॉलिटिकल जो पंडित हैं जितने, उन्होंने तो इसको डायरेक्टली कहा है कि जुनैद सफदर की ये पॉलिटिकल लॉन्चिंग थी, ये शादी नहीं थी। अगर ये इसकी मौरूसी सियासत आपकी इस तरह चलनी है, बिलावल साहब अभी तक उर्दू नहीं बोल सकते, तो पाकिस्तानी मसाइल जो मसाइल हैं उनको किस तरह समझते होंगे, या किस तरह समझने की सलाहियत रखते हैं? और यही एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि जर्नैल का बच्चा पैदा होते ही जर्नैल बन जाता है, बजाय कि वो सिपाही बने पहले, या उसके बाद कैप्टन बने या मेजर बने। हमारे यही इस पाकिस्तान का ट्रेजेडी है कि हर सियासतदान का बच्चा पैदा होते ही प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर होता है, और ये यही रियलिटी है। और वो बेस लंदन होता है, वो पाकिस्तान बेस नहीं होता। उसकी सारी तालीम भी वहीं से होती है, उसकी प्रॉपर्टी भी सारी वहीं से होती है। पाकिस्तान वो कुछ अरसे के लिए आता है, लूटता है और वापस चला जाता है। न जाने अब इसको कौन रोकेगा, इसको इस प्रोसेस में किस तरह। अभी अगर देखा जाए तो ये पिछला 3 साल 4 साल का इशू नहीं है। ये 3 साल तो हमारी पीटीआई ने सिर्फ ये कहा ना कि ये पिछले लूटने वालों की वजह से हमें खजाने, ये एक जो फिक्रा है इनको चेंज कर लेना चाहिए कि जब हम आए तो खजाना खाली था। ये आपने नहीं कहा, ये पाकिस्तान की हर पार्टी ये कहती है कि जब हम आए थे तो खजाना खाली था, खजाने में कुछ भी नहीं था, तो हम पिछले कर्जों को देने के लिए कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं। ये अब लोग कितना अरसा सुनेंगे? इस फिक्रे में कोई चार्म नहीं बचा। इसकी लोग अब इसको बिल्कुल ना सुनते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। पता नहीं ये किस तरीके से कौन चेंज करेगा, लेकिन किसी न किसी को ये करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान। देखें, खान साहब ने कई हल आइडेंटिफाई किए, हल नहीं, मसले आइडेंटिफाई किए, हल तो उनके पास नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा, बल्कि ये आपकी जो कौमी सलामती की काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, उसमें भी फाइनेंशियल आपकी मुआशी पॉलिसी के को आप नेशनल थ्रेट बना दिया, डिक्लेयर ऑलमोस्ट किया गया है। खान साहब ने भी कहा है कि हमारे मुआशी मसाइल इस वक्त हमारी सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं, अब इससे आगे आप कहाँ जाएंगे? लेकिन बात यह है, आज आप पीटीआई की कैबिनेट देखें तो ये वही कैबिनेट है जो परवेज मुशर्रफ दौर की कैबिनेट थी। ये आपको रिलीफ किस तरह दे सकती है? क्योंकि ये खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग से आई है, और ये फिर वही जाएगी वापस, और फिर दोबारा जीत के फिर यही लोग वो चेहरे वापस आ जाएंगे। तो यही वजह है कि आपके पास आपको सोल्यूशन देने वाला कोई मौजूद नहीं, कोई इस वक्त। साजिद साहब, सॉरी मैंने आपको, मैं समझी शायद आपकी बात मुकम्मल हो गई है। मेरा अगला क्वेश्चन था, अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो बताइए। एरिक्सन कंपनी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है, और ये भी सामने आ रहा है कि जाहिर है जब वो यहाँ पर अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है उनके लिए भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा कि हमारी जो यूथ फारिग बैठी हुई है, जो जॉब्स के इंतजार में है, उनको एक अच्छी और बेहतर जॉब जो है वो मिलने का इम्कान पैदा हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इलेक्शन तो आया, लेकिन जिस तरीके से आपके सियालकोट का जो वाकया हुआ है, जिस तरीके से आपका डॉलर कमजोर हो चुका है, जिस तरीके से आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं, इन हालात में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना वाकई एक हवा का झोंका है। मैं ये समझूंगा, मैं बल्कि एक्सपेक्ट करता हूं कि बल्कि मैं ये कि और भी कंपनियां वहां पे जाएं,
कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाए, उनको टैक्स ब्रेक दी जाए। देखें इस वक्त अगर देखा जाए तो आपका सीपैक का मंसूबा जो था वो बहुत अच्छा मंसूबा था। उससे आपके लेकिन उसको आप, बल्कि आपने उनकी सिक्योरिटी की गारंटियां दी, लेकिन आप उस पर स्टिक क्यों नहीं कर सके? आपसे आपका नेबर जो आपका चाइना है वो आपसे मायूस क्यों है? उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो डिले क्यों हुए हैं? ये क्या वजूहात हैं? ये किसने सोचना है? आपसे ग्वादर में जो लोग धरना दे के बैठे हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। क्यों उनके 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 मुतालबात क्यों नहीं सुने जा रहे? यहाँ पे वजीराबाद के पास एक ग्रुप आता है तो हुकूमत उनके सामने घुटने टेक देती है, लेकिन ग्वादर के लोगों को आप ट्रीट क्यों नहीं कर रहे? उनके मसाइल क्यों नहीं सुने जा रहे? तो ये इस तरह की चीजों का सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए आपको कि हम आगे कहाँ जाएंगे। और इलेक्शन की जो आपने बात की है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मसला है, खासकर आपका यूथ जो है, बल्कि आपके यूथ जिनकी बात कर रहे हैं उन्हीं को यूथीय कहा जाता था। इस वक्त पीटीआई के सबसे ज्यादा जो सपोर्टर थे बेरोजगार पढ़े लिखे लोग थे, जो एक तब्दीली का नारा लगा कर आए थे। मैं समझता हूँ उनके लिए खुशहाल बात है। और ये लेकिन इसको हमारी हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए कि अरेक्सन जैसी कंपनियां इनको पाकिस्तान में इनवाइट किया जाए, टैक्स इंसेंटिव दिए जाए, उनके मुलाजमीन की हिफाजत की जाए। और पाकिस्तानी बच्चों को मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए शहरों में, छोटे से छोटे शहरों में, और उनको कंप्यूटर की तालीम देकर रोजगार उनके लिए पैदा करना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। और जब तक ये पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा जाएगा, पाकिस्तानियों के बारे में फैसले नहीं होंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। अच्छा, साजिद साहब, एक और बड़ा फौलनाक वाकया पेश आया इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में। डीएचए में एक जो पाकिस्तानी नलाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती यहाँ पर आई। उनके पाकिस्तान में पहुंचने के साथ ही उनके साथ जो वाकया पेश आया, उनको डीएचए में लाया गया और वहां पर उनका मर्डर करने के बाद वो लाश इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वहां से 200-250 किलोमीटर दूर लकी मरवत तक पहुंचाई गई। मतलब ये क्या सिक्योरिटी ब्रीच है? मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब हम डीएचए में जाते हैं तो हमारी गाड़ी पूरी चेक होती है। ना सिर्फ इंजन चेक किया जाता है, बल्कि पीछे डिग्गी जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर सर्च करके अंदर और बाहर जाने की इजाजत दी जाती है। तो एक इतनी बड़ी खातून की लाश किस तरीके से डीएचए से बाहर गई, और तमाम सिक्योरिटी चेक पोस्ट जो पूरे रास्ते में आती होंगी, किस तरह से वहां तक वो पहुंची। एक तो ये सिक्योरिटी के हवाले से बात करना चाहूंगी, और दूसरा ये कि इस किस्म के वाकयात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का वाकया हुआ, उसके बाद सियालकोट का वाकया हुआ, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे छोटे बड़े इस तरह के वाकयात होते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमली इकदामात नजर नहीं आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी अदालतें, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे सिक्योरिटी इदारे कर क्या रहे हैं? देखिए शासिया, सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त आपने बात किया नूर मुकद्दम केस का भी, इसका, और ज्यादातर जब लोगों से पूछा जाता है कि इस तरह के वाकयात क्यों बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसका उस सवालिया निशान हमारी अदलिया पे आता है कि लोगों को करार वाकई सजा क्यों नहीं मिलती। मैंने शायद पहले भी आप जी। एक दो दफा बताने की कोशिश की कि सजा की डेफिनेशन, जब आप कानून की तालीम हासिल करते हैं तो सजा की फिलॉसफी ये है कि उसको इतना सवियर होना चाहिए ताकि दूसरी सोसाइटी उसको दोबारा कमिट करने से इज्तनाब करे। लेकिन हमारी अदलिया, चाहे वो शहादतें कमजोर होने की वजह से या पुलिस की करप्शन की वजह से, वो केस पूरे बन नहीं पाते, या फिर अदलिया की अपनी एफिशिएंसी बता लें कि जिनको इंसाफ देना होता है तो हफ्ते वाले दिन भी अदालत खुल जाती है, जमानतें हो जाती हैं, दूसरी दुनिया के लिए 20-20 साल के वेटिंग लाइंस हैं। तो ये एक खुला नासूर है पाकिस्तान के लिए। और इस वजीहा सवाती के बारे में जो मुझे सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि इतनी बड़ी बदनामी हुई पाकिस्तान की वो इस तरीके से कि उनका एक 22 साल का बच्चा जो अमेरिका में मौजूद है, उसने कहा है कि हम अपनी माँ को पाकिस्तान में दफन नहीं करेंगे, हम उनकी डेड बॉडी को लाके या अमेरिका में दफन करेंगे, तो या मेरा वालिद, उनके वालिद की जो कब्र है वो कनाडा में है, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, और वो कहते हैं यहाँ पे वहां पे उनको दफनाया जाएगा या अमेरिका में दफनाया जाएगा, हम पाकिस्तान में नहीं दफनाएंगे। तो ये एक ऐसा सफर है। यहाँ पे देखा जाता है जब भी किसी ओवरसीज पाकिस्तानी की वफात होती है या हादसा होता है तो उसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान ले जाया जाता है, लेकिन इस डेड बॉडी को बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर लाया जा रहा है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। अब इसकी तफसील जिस तरह आपने बताया है कि डीएचए से किस तरह वो डेड बॉडी निकली, एक कारपेट में लपेट कर उनको ले जाया गया, और जिस तरीके से मर्डर किया गया। एक तो ये उनकी पसंद की शादी थी, उनके हस्बैंड जो रिजवान थे एक प्रॉपर्टी डीलर थे, और उन्होंने इनसे पैसे लेकर
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए थे, कुछ गाड़ियां थी वो भी इनके नाम पे ली थी। ये सिर्फ 4 दिन के लिए पाकिस्तान गई हैं और उनका मर्डर कर दिया गया है। और उसके बाद जो मेरे लिए कंसर्न ये था कि जब उनके लवाहिकीन जब उनकी FIR कराने के लिए गए तो उनकी जुरिस्डिक्शन, इस्लामाबाद पुलिस कहती रही है कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये पिंडी की जी जुरिस्डिक्शन है, या आप उधर लेके जाएं। ये एक टिपिकल जिस तरीके से होता है उसके साथ फिर वही मजाक किया गया। ये एक काबिल अफसोस बात है कि बजाय लवाहकीन जिनकी खातून जो MBA थी, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ था, उनके पहले हस्बैंड एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से थी, और अपने हस्बैंड की पहले हस्बैंड की डेथ के बाद उनकी सर्जरी का उनके पास उनका बिजनेस था जिसको वो मैनेज करती थी, किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, उनके पैसों को गलत इस्तेमाल किया गया, और जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी और उसके बाद पुलिस ने उनकी FIR काटने में दर्ज करने में जो उनके साथ मिस हैंडलिंग की है, ये एक टिपिकल वाकया है जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ होता है। और अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे लोगों को हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन पाकिस्तानीज का मिनिस्टर बना देते हैं, जिनकी कोई इन मसाइल के साथ कोई उनका टच नहीं होता, सोने का गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए होते हैं, और कोई बयान नहीं है इस वाक़े वजीर स्वाति के बारे में। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बुखारी साहब जो है उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई उनका ऐसा प्रॉमिस नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कि मैं ऐसे वाक़यों को वाक़यात की को कंडेम करता हूँ, रोकने की कोशिश करूंगा, इंसाफ पहुंचाया जाएगा। अफसोस के साथ हम लोग यहाँ से अपनी पैसा कमा कमा के पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे वाक़यात, ये कोई पहला वाक़या नहीं है और आखिरी नहीं है। यही वजह है बिल्कुल कि हमें किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे मसाइल के बारे में कोई ना किसी ने सीरियस लिया है, ना सीरियस लेते नजर आते हैं। जिस पे इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं मेरी माई फीलिंग्स जो हमारे मुतासरीन हैं उनके लिए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरीके से वो लेके लकी मरवत गए, उन डेड बिल्कुल बॉडी को 4 फीट का गड्ढा खोद के उसमें दफना के ऊपर से उन्होंने उसमें पूरा फर्श बना दिया है, फर्श बना और पूरा फर्श बना दिया, और पूरी एक और पहले थ्रेट आ रही थी उनको, उनके लवाकिन जो थे, उनके बहनोई जो इंग्लैंड में है, उन्होंने बताया है कि उनको थ्रेट्स थी कि अगर आप पुलिस के पास गए तो मैं इस तरह करूंगा, ये करूंगा। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि FBI का प्रेशर था, जो 22 साल का बच्चा उनके पहले हस्बैंड से था, उसने FBI को कहा है और उनके प्रेशर के तहत जो ये मसला हल हुआ है, वरना अगर FBI इन्वॉल्व ना होती तो मेरे ख्याल में ये केस हल नहीं होना था, जो कि एक काबिल अफसोस रियलिटी है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहीं से हमारे सौदे शुरू हो जाते हैं, हमारी शामतें वहीं से शुरू हो जाती हैं, रिश्वतों के बाजार गर्म हो जाते हैं, रेट डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। तो ये आज तक खान साहब कहते हैं हमें हीरो बनाएंगे, ये आप किस तरह हीरो बनाएंगे कि जब आप हमें लॉ एंड ऑर्डर और हमें इंसाफ, जो कि आपकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, जब आप इंसाफ ही नहीं दे सके तो हमें हीरो किस तरह बनाएंगे आप। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, और हमें इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। और ओवरसीज जो है वो हमेशा से अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, अपने हकूक़ की बात करते हैं। शायद इसीलिए ओवरसीज ने अपने वोट का राइट भी मांगा था गवर्नमेंट से कि हमें वोट का राइट भी दिया जाए, ताकि हमारे जो मसाइल हैं वो सुनने वाला भी वहाँ पर कोई मौजूद हो। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, और हम आपके लिए दुआगो हैं कि आपकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी और थैंक यू सो जॉयफुल मच। हो वहाँ पर। अगले प्रोग्राम में फिर हम आपसे ज़रूर बात करेंगे इंशाअल्लाह, और तब तक के लिए मुझे और साजिद तारक साहब को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।